So in the last class we discussed about the cell membrane. Today we will talk about cell wall. जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए बाय दिस टाइम कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर का। हाँ, न्यूक्लियस उसमें सेंट्रलाइज्ड होगा, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी अलग अलग होंगे, लेकिन आउटर मोस्ट कवरिंग आउटसाइड एन एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना। ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी की बात है। प्लांट सेल में हालांकि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो इसके भी बाहर एक एडिशनल लेयर होती है विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज की बनी हुई। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। हम जब छोटी क्लासेस में न्यूट्रिशन पढ़ते थे तब हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करी थी। ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप पढ़ोगे आगे। आपने आपके अलग अलग टाइप के जो फूड में अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरह से जैसे स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, वैसे ही सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इससे बनी है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस। इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है उसकी क्या खास बात है कि एक तो ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। नॉन लिविंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग और डेड मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम इसको। इट इज़ नॉट अलाइव लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। यहाँ पे एक क्लैरिटी होना चाहिए कि प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वो आउटर मोस्ट नहीं होती, सेल वॉल के अंदर होती है। तो जो प्लांट सेल है उसमें और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर देखेंगे। उनमें से एक बड़ा डिफरेंस यह है कि जो प्लांट सेल्स हैं उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। इसको किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख दिया जाए, आप समझते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने डिटेल में पढ़ा, ऑस्मोसिस। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कम हो और वो जिस सराउंडिंग में है, जिस सॉल्यूशन में है, उस सॉल्यूशन का अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो इस तरह का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब उसमें सॉल्ट या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसी कंडीशन में वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द सेल थ्रू द सेल वॉल। हमने क्या बोला? सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग मेम्ब्रेन और अ डेड मेम्ब्रेन। इट डज नॉट कंट्रोल एनी ऑफ द सब्सटेंस टू एंटर इनटू द सेल। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हाँ, वो कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। उसके बारे में डिटेल्ड मैकेनिज्म आप हायर क्लासेस में अगर आप बायोलॉजी लोगे तो आप पढ़ोगे। अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है। इट कंट्रोल्स द सब्सटेंसेस टू एंटर और टू लीव द सेल, बट द सेल वॉल डज नॉट डू दैट। इट इज़ अ रिजिड outermost surface which is actually dead. It allows everything, वाटर अंदर घुसने लगेगा इसमें से, और इसके अंदर फिर अगर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो जाहिर है अंदर जाएगा और फिर सेल जो होगी वो स्वेल हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का रोल एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में समझ में आता है कि सेल वॉल जो होती है ये जब स्वेल हो जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, सब दूर पहुंच जाएगी। हाँ, इट विल
पुट प्रेशर ऑन द सेल वॉल। जो इंटरनल मटेरियल ऑफ द सेल है उसमें इतना पानी आ गया कि वो सेल वॉल पर प्रेशर डालेगा। इस प्रेशर को हम, ये बात आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए लिख दो, इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर। कल हमने एक वर्ड यूज़ किया था टर्जिड, याद है आपको? टर्जिड मतलब ऐसा सेल जो कि पानी से पूरा भर गया हो अच्छे से। व्हेन सेल के अंदर पानी पूरा भरा हुआ है तो हम कहते हैं कि ये टर्जिड सेल है। जब उसमें से पानी निकल जाता है, वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, हम कहते हैं ये फ्लैसिड है ना, श्रिंक हो जाती है तो हम कहते हैं फ्लैसिड है। और जब वो श्रिंक नहीं होती है, हाँ, जब वो उसमें पानी भर जाता है, वो हम कहते हैं कि वो स्वेल हो गई है। तो स्वेल हो जाने को हम टर्जिड हो जाना भी कहते हैं। इस समय उसकी टर्जिडिटी जो है, उसका जो स्वेलिंग है, उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है इस सेल वॉल पर, वो प्रेशर है टर्गर प्रेशर। तो सेल वॉल जो एक रिजिड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ या कवरिंग ऑफ प्लांट सेल है, इट डज नॉट अलाउ द टर्गर प्रेशर टू हार्म द सेल। अगर सेल वॉल नहीं होती तो सेल मेम्ब्रेन बढ़ते 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 उसकी एक इलास्टिक लिमिट आ जाती, एक ऐसा लिमिट आता है जिसके बाद वो बर्स्ट हो जाती, फट जाती और सेल डैमेज हो जाती, ख़त्म हो जाती। इट डज नॉट अलाउ दिस। सेल वॉल अंदर की तरफ एक प्रेशर लगाता है जिसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, एंड दिस वॉल प्रेशर न्यूट्रलाइजेस द टर्गर प्रेशर exerted by the internal material on the cells। तो सेल वॉल क्या कर रही है? इट इज कंट्रोलिंग द सेल फ्रॉम गेटिंग बर्स्ट इनटू अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वो सेल को बर्स्ट होने से प्रिवेंट कर दे रही है। ये अच्छी बात है, ये उसका प्रोटेक्टिव नेचर है। प्लांट सेल में ही क्यों, एनिमल सेल में क्यों नहीं? तो एनिमल सेल में उसकी ज़रूरत नहीं है, प्लांट सेल्स में उसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है प्लांट सेल में? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो कई बार बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करना होता है उनको, हाँ, दे आर एक्सपोज टू देयर सराउंडिंग्स। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स हैव सम स्पेशल फीचर्स। कई बार तो प्लांट सेल्स डेड ही होती हैं जिन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अपने सराउंडिंग्स का, और कई बार उनमें इस तरह के फीचर्स होते हैं जैसे कि सेल वॉल का होना, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में सेल को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। हाँ, एनिमल सेल्स जो है चाहे वो कितने भी छोटे सेल्स हों, बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू मूव, वो इधर उधर चले जाते हैं। बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा जैसे, वो यूनिसेलुलर है, मोटाइल है, मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, अपने आप को वो बचा सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से। ये भी हो सकता है कि अगर कोई हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बहुत एक्सट्रीम सॉल्यूशन हो, तो उस जगह से भी वो अपने आप को बचा लें। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। प्लांट्स डू नॉट मूव, सो दे हैव सम इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें आपकी बुक में सेल वॉल वाला जो टॉपिक है उसको ध्यान से देखो। हाँ, प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। क्या है वो? रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plants. ठीक है? When a living plant cell loses water, very important, through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. Plasmolysis. We can observe this phenomena by performing the following activity। ये एक एक्टिविटी है, मैंने कल कहा था, आप थोड़ा देख लेना। एक्टिविटी 5.6, इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। ये एक्टिविटी देखेंगे अपन क्या? स्टडी ऑफ प्लाज्मोलिसिस।
व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? प्लाज्मोलिसिस इज श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीविंग द सेल वॉल टू अ कॉर्नर इनसाइड अ प्लांट सेल। प्लाज्मोलिसिस केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमल सेल तो श्रिंक हो जाएगी, हाँ, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट जो मेम्ब्रेन है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में सबसे बाहर एक रिजिड वॉल है जिसको सेल वॉल बोल रहे हैं हम। उस सेल वॉल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाहर किस तरह का मीडियम है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक का, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सेल इंग्रेडिएंट्स पे, सेल मेम्ब्रेन पे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसका फ़र्क पड़ता है, और इस वजह से इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है। यहाँ पे हम स्पेशल लीव्स यूज़ करते हैं जिनको हम रियो लीव्स बोलते हैं। रियो लीव्स का एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही आपका एक्टिविटी 5.6 है। तो दिस इज स्टडी ऑफ प्लाज्मोलिसिस। तो आप देखो कि बेसिकली सेल में से अगर वाटर बाहर निकल जाए तो सेल के कंटेंट का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, श्रिंक हो जाना, हाँ, कि हम दिखा रहे हैं कि ये सेल वॉल है, ग्रीन कलर से सेल वॉल दिख रही है। तो सेल में जो इंटरनल मटेरियल है, ये जो इस कन्फाइंड इनसाइड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा तो वो श्रिंक होकर के इस छोटी सी जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा। हाँ, दिस श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंटरनल मटेरियल ऑफ इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, इंटरनल मटेरियल ऑफ द सेल लीविंग द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ रियो लीफ एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो ये देख लें कि उनमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, क्या क्या होगा। रियो लीफ होती कैसी है, आप लोगों में से कई लोगों ने शायद देखी भी ना हो। हाँ, प्लाज्मोलिसिस जो है उसको हम बेसिकली लिविंग सेल को किसी स्ट्रॉन्ग सेलाइन में, किसी ऐसे सब्सटेंस में जो बहुत ज़्यादा वो हो, बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्ट डाल के रखा हुआ हो। हम दो तरह के सॉल्यूशंस ले लेंगे, एक तो माइल्ड सेलाइन जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ना हो, और दूसरा जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बढ़ा दिया गया हो, ज़्यादा हो, यानी कि वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो। तो ये बेसिकली प्लाज्मोलिसिस जो होता है वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा। मैं याद दिला दूँ आपको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती हैं, इस वजह से वाटर कंसंट्रेशन कम होती है। और ऐसे सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो सेल में से वाटर बाहर जाने लगता है, यानी एक्सोस्मोसिस होने लगता है। तो जब एक्सोस्मोसिस होगा सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके, जब ये एक्सोस्मोसिस होता है तो हमें क्या पता चलता है कि ये सेल जो है सेल वॉल को छोड़ करके सेल मेम्ब्रेन और बाकी सारे इंग्रेडिएंट श्रिंक होकर के एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, मतलब सेल के अंदर छोटा हो जाता है साइज़ उसका। तो यहाँ पे एक पार्ट हम उसका देख रहे हैं, ये रियो लीफ है, इस तरह की दिखती है। रियो लीफ जनरली इसमें यूज़ की जाती है, आपकी बुक में भी रियो लीफ ही दी हुई है। हाँ, अदरवाइज़ एक ट्रेडेस्केंशिया करके प्लांट भी होता है, उसकी लीव्स भी इसी तरह की होती हैं। ये ट्रेडेस्केंशिया है, ये भी यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो इनका बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं कि इनका जो सेल सैप होता है, यानी कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम सेल सैप बोल रहे हैं। हाँ, जिसमें उसका प्लाज्मा आ गया, सब लिक्विड पार्ट आ गया, वो कलर्ड होता है, तो वो क्लियरली विजिबल होता है। इसलिए हम, तो आपसे अगर कोई पूछे रियो लीफ क्यों यूज़ कर रहे हो, तो रियो लीफ का जो साइटोप्लाज्म है वो कलर्ड होता है, सेल सैप जो होता है वो कलर्ड होता है, इस वजह से उसका देखना और पहचानना आसान होता है। तो क्या क्या करेंगे, क्या क्या मटेरियल लगेगा, ये सब देखेंगे। मतलब रियो लीफ इस तरह की कलर्ड दिखती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, रियो लीफ तो ऑब्वियसली ये फोर्सेप चाहिएगा, इस तरह का रेक्टेंगुलर स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, माइक्रोस्कोप आपने देखा ही है ऐसा होता है। ये नीडल लगती है इसमें,
ड्रॉपर्स की ज़रूरत हमको पड़ेगी, इस तरह के ड्रॉपर्स, जिससे कि हम जो सलाइन वाटर है उसकी एक ड्रॉप को हम रियो लीफ के ऊपर स्लाइड पे डाल करके देख सकें। तो सोडियम क्लोराइड 0.1% यानी बहुत कम डाइल्यूट, एक 5% यानी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। 0.1% मतलब कि ऑलमोस्ट प्योर वाटर है। हाँ, और दूसरा सोडियम क्लोराइड का 5% सॉल्यूशन, मतलब इसमें 5% तक सोडियम क्लोराइड है पानी में 95% ऑफ वाटर में। एक में 0.1% है, एक में 5% है, 0.5 नहीं 5% है। तो आप देख लें कि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू 0.1% वाला सॉल्यूशन। तो यहाँ ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह से काम करने लगेगा। हमको क्या करना है, रियो लीफ ले करके ये 2 स्लाइड्स ले ली, 2 रेक्टेंगुलर स्लाइड्स पे हम रियो लीफ को प्लग इस तरह से तोड़ते हैं और उसकी एक ये छोटी सी विद द हेल्प ऑफ अ फोर्सेप, ये जो इस तरह का ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसको तोड़ के एक छोटा टुकड़ा यहाँ डाल देते हैं, एक दूसरा छोटा टुकड़ा उसका यहाँ डाल देते हैं, बोथ ग्लास स्लाइड्स पे यूजिंग अ ड्रॉपर। फिर हम एक पे 0.1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे। हाँ, ऐसे एक ड्रॉप डाल देंगे केवल। हाँ, 1 और 2 ड्रॉप्स इसमें डालना सफिशिएंट रहता है, छोटा सा टुकड़ा हमने लिया हुआ है। और इसी तरह से दूसरे वाले पे जो कि बहुत ज़्यादा सलाइन हाइपरटोनिक 0.5% सॉरी नॉट 0.5 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डालेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल हमने फोर्सेप लगा दिया और इसको हमने ऑब्ज़र्व किया। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमें दिखता क्या है इसके अंदर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें आप देखें, ये आपका वो वाला सॉल्यूशन था जिसमें 0.5% ऑफ सॉल्यूशन वाज इन्वॉल्व। हाँ, इसमें 5% ऑफ सॉल्यूशन वाज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस होता है। एक्सोस्मोसिस होता है, तो वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा सेल्स में से। हाँ, जब वाटर सेल से बाहर निकल जाएगा तो सेल वॉल तो अपनी जगह पर जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि वो तो सेल्यूलोज की एक हार्ड लेयर है। हाँ, वो तो ऐसे की ऐसी रहेगी अपनी जगह पे, लेकिन इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस कहाँ हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हुआ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इनफैक्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या वो ऐसा सॉल्यूशन जो आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो स्वेल हो जाएगी पूरी तरह से। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखोगे कि सेल वॉल से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो रियो लीव्स का जो एक्सपेरिमेंट, जो आपको एक्टिविटी दी हुई है, उसका एक पार्ट ये है। हाँ, दूसरा पार्ट इसी के साथ में समझें कि अगर हम किसी रियो लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाल दें, हाँ, और बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद उसको बॉइलिंग वाटर में कुछ टाइम तक बॉईल करने के बाद दोबारा ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी किया है, हाँ, उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। मतलब कि उसकी एक लेयर बना करके और फिर से वही काम करें। हाँ, उसके ऊपर ड्रॉपर से वाटर डालें, ऐसा 5% सलाइन वाटर डालें और देखें कि क्या होता है। तो हमें पता चलेगा कि वो जब हम इस तरह से उस पर कवर स्लिप लगा करके और माइक्रोस्कोप में उसको वॉच करते हैं तो हमको पता चलता है यहाँ पे जैसे प्लाज्मोलिसिस हो गया था, वहाँ प्लाज्मोलिसिस नहीं होता है। वहाँ प्लाज्मोलिसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली एक लिविंग मेम्ब्रेन है जो बॉइलिंग वाटर में जाकर के डेड हो जाती है। ठीक है। तो सेल वॉल का फंक्शन नहीं है प्लाज्मोलिसिस।
सेल वॉल है इसलिए प्लाज्मोलिसिस देखने को मिलता है केवल प्लांट सेल में, बिकॉज देयर इज समथिंग आउटसाइड which never loses its shape even after exosmosis in a hypertonic solution. किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर एनिमल सेल को रख के और उसका एग्जोस्मोसिस करवा दिया जाए तो वो सेल तो पूरी की पूरी श्रिंक हो जाएगी, उसके बाहर कोई सेल वॉल भी नहीं है, तो आपको प्लाज्मोलिसिस जैसा कुछ दिखाई देगा नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस आपको दिखाई देता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस। सेकेंड पार्ट जो है वो हमने नहीं देखा है, हमने केवल फर्स्ट पार्ट देखा है कि प्लाज्मोलिसिस कैसे होता है। लेकिन सम रियो लीव्स अगर हम बॉइलिंग वाटर में डाल दें फॉर अ फ्यू मिनट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो दिस किल्स द सेल्स, देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड, जैसे हमने अभी किया था, ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, जैसा हमने अभी 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डाला था, ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड, wait for a minute and observe it again. What do you find? Did plasmolysis occur now? Answer is no. प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा क्योंकि ये केवल लिविंग सेल में ही हो सकता है। दिस इज अ फीचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच अलाउज एक्सोस्मोसिस। ये एक्सोस्मोसिस अगर नहीं होगा तो फिर प्लाज्मोलिसिस होने का भी कोई चांस नहीं है। बोलो, आती है बात समझ में? What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis or lose water by osmosis. Cell walls permit, this is important, what is the role of cell wall? Question यहाँ से आया है, आंसर ये रहा। Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute, that is hypotonic external media without bursting. सेल वॉल क्या करता है? सेल्स को, मतलब प्लांट्स की सेल, फंगस की सेल या फिर बैक्टीरिया की सेल को, यानी आप ये सोचो कि प्लांट सेल जो है उसके बाहर भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया और फंगस के बाहर भी सेल वॉल होती है, ठीक है। वो सेल्यूलोज की बनी नहीं होती बस, है ना। हम आगे पढ़ेंगे जब डाइवर्सिटी पढ़ेंगे कि क्या इनके स्ट्रक्चर्स हैं, कि फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, वो सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है ना। तो ये अलग मटेरियल से बनी होती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अलावा, प्लांट सेल के सराउंडिंग तो होती ही है, उसके अलावा बैक्टीरिया और फंगस में भी होती है, ठीक है। ये बात आप भूलेंगे नहीं। एनिमल सेल्स केवल ऐसी सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं है। तो क्या कर रही है सेल वॉल? सेल वॉल जो होती है वो प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया की सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सरवाइव करने, विथस्टैंड करने के लिए अलाउ करती है। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल्स building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. तो जो प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल लगता है उसको हमने टर्गर प्रेशर बोला था थोड़ी देर पहले। और जो प्रेशर सेल वॉल लगा रही है ऑन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेल, उसको हम वॉल प्रेशर बोलते हैं। Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. प्लांट सेल के लिए ये होना, सेल वॉल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत अनफेवरेबल कंडीशन में रहती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट्स इट। उसके अलावा क्योंकि ये डेड है इसलिए इसका कोई फंक्शन नहीं है सेल मेम्ब्रेन जैसा कि वो किसी तरह के एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को सपोर्ट करे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में अगर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएं तो आप बता सकते हो क्या? अब आपको इतनी नॉलेज हो गई क्या? देखो, सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाँ, जबकि सेल वॉल इज़ अ फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज एवरीथिंग टू पास थ्रू इट। सेल मेम्ब्रेन तो सेलेक्टिवली परमिएबल थी, सेल वॉल तो फुल्ली परमिएबल, इट अलाउज एवरीथिंग टू गो अक्रॉस इट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई है? पॉज करो, सोचो, कल मैंने बताया था, फिर प्ले करो और देखो। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स।
लिपिड्स और प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनसे मिलकर के बनी हुई है। क्लियर है ये बात? और उसके अलावा जो सेल वॉल है दैट इज़ अ डेड मेम्ब्रेन, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक लिविंग सेल है, जो कि लिविंग मेम्ब्रेन है, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकती है, मतलब कुछ एनर्जी खर्च भी कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हाँ, जबकि सेल वॉल का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सेल वॉल never controls exchange of material across the cell. Cell membrane always controls the exchange of material across the cell. सेल के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा उसको सेल मेम्ब्रेन तो कंट्रोल कर सकती है, सेल वॉल कंट्रोल नहीं कर सकती। सेल वॉल का काम केवल प्रोटेक्टिव है। वो प्रोटेक्टिव भी इस तरह से है कि वो सेल को बर्स्ट होने से बचाती है इनसाइड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ, सेल वॉल प्लांट, फंगस या बैक्टीरियल सेल पर मिल सकती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन सब में मिलती है। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, बाकी सब में प्लांट सेल के अंदर होती है, सेल वॉल के अंदर होती है। प्लांट सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, फंगस हो, है ना, अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बनी हुई होती है। तो जब हम कहते हैं सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई है तो हम कहते हैं कि वो प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं। तो सेल वॉल, ये आपका टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें याद करने की है, क्योंकि 8th क्लास में न्यूक्लियस के बारे में तो आप पढ़ के आए हो, आपको ये आइडिया तो है कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? ब्रेन ऑफ द सेल। एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी हमारी बुक में एनसीईआरटी में जहां हम देख रहे थे भी उसी के नीचे है, 5.7 एक्टिविटी है शायद वो। उस एक्टिविटी में हमको हमारे चीक के इनसाइड, इनर लेयर ऑफ द चीक जो है, उसकी कुछ सेल्स को एक स्लाइड पर माउंट करना होता है। उसको विद द हेल्प ऑफ आइसक्रीम स्पून हम उसको एक स्मीयर बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, फैला लेते हैं, और उसके ऊपर एक पिगमेंट होता है जिसको मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं। मिथाइलिन ब्लू एक स्टेन है जिससे कि हम इन सेल्स को कलर कर सकते हैं। जब वो उसमें, जैसा उसके नाम से पता चल रहा है कि वो ब्लू होता है, थोड़ा ब्लू कलर, मैजेंटा कलर या ब्लू कलर का होता है, हम जब उसको उसमें डाल देते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है सेल्स के जो प्रोमिनेंट पार्ट हैं। अब चीक सेल है तो सेल वॉल तो है नहीं, हाँ, उसकी मेम्ब्रेन थोड़ी, और उसके सेंटर में हमको एक मोस्टली स्टेंड, सबसे ज़्यादा स्टेंड पार्ट जो हमको दिखाई देता है, हम अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो वो न्यूक्लियस है। तो इनसाइड एन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनल। ब्रेन ऑफ द सेल उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बायोकेमिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर होने वाली बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, जिससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही है, और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है, अगर हम देखें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है। वो न्यूक्लियर मटेरियल, अगर जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि इफ़ द न्यूक्लियर मटेरियल इज़ कन्फाइंड इनसाइड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हम कहते हैं ये तो यूकैरियोटिक सेल है। हाँ, यानी कि ये काफ़ी डेवलप्ड सेल है। और अगर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो फिर न्यूक्लियोइड कहलाता है। जैसे कि ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड
यहाँ पे आप देखें तो हमको न्यूक्लियोइड दिखाया गया है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें एक सेल वॉल दिख रही है। प्रोकैरियोटिक सेल हमने कहा था कि दे आर जनरली बैक्टीरिया, तो सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम्स आर देयर, हमने कहा था इनमें राइबोसोम्स होते हैं। हाँ, जो एनिमल सेल में तो मतलब यूकैरियोटिक सेल में तो होते ही हैं, इसमें राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनेटेड ऑर्गेनेल, याद रखना। मेम्ब्रेनेटेड ऑर्गेनेल इसमें नहीं होते। तो इन सेल्स में क्या क्या खास बातें होती हैं ये तो अपन खैर करेंगे आगे बात, लेकिन हम पहले फ़िलहाल बात करें कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस सबसे पहले तो एक डबल मेम्ब्रेनेटेड स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है, यानी डबल मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ। हाँ, न्यूक्लियर हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बात आप सबसे पहले याद रखो। हाँ, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनेटेड, यानी इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छेद हैं छोटे, जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से है, ये न्यूक्लियस बना रहे हैं लाइक दिस, तो ये बीच बीच में उसमें पोर्स हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके बीच बीच में पोर्स हैं। और विद द हेल्प ऑफ पोर्स इट allows the material to enter or leave the nucleus, मतलब the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm। बाहर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इन पोर्स के थ्रू होता है। यानी कि ये ऐसे नहीं है जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन में कहीं से भी कुछ भी घुस जाता था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, उन पोर्स में से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, these rod shaped structures are known as chromosomes। what are these rod shaped structures? हाँ, अगर सेल डिवीज़न नहीं करने वाली है, अगर ये डिवीज़न नहीं करने वाली है तो इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है इस तरह से, इंटेंगल्ड मास, हम इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल? क्रोमेटिन मटेरियल इज entangled mass of DNA, deoxyribonucleic acid, which is responsible for inheritance of characteristics from one generation to the next generation of the cell। यानी सेल डिवीज़न होगी तो ये DNA ही होगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स को अगले लेवल तक, अगली जनरेशन तक लेके जाएगा। DNA का जो सेगमेंट होता है, हाँ, सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको हम बोलते हैं जीन। और जीन होता क्या है? जीन इज द कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो बॉडी के फीचर्स हैं, दे आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ओनली। तो हमारे जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन, और वो प्रोटीन का सिंथेसिस जीन का काम है। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये डीएनए का काम है। यही डीएनए जो है क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में इस तरह से एक इंटेंगल्ड मास की तरह से सेल में पड़ा रहता है। जब सेल अपना नॉर्मल ग्रोथ कर रही होती है, हम कहते हैं कि वो ग्रोथ फेज में है। लेकिन जब उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, जब वो मैच्योर हो जाती है, तो ये मैच्योर सेल अब डिवाइड करने वाली है। या तो वो मर जाएगी कोई एक्सीडेंट में या किसी वजह से। अगर वो मरी नहीं, मैच्योर हो गई, तो अब उसको डिवाइड करना होगा, वो ऐसे कैसे नहीं रह सकती। तो वो डिवीज़न जब होने वाला होगा, उस समय क्या होगा? उस समय ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर के और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, इन क्रोमोसोम्स पर होंगे जीन्स। मैंने ऐसे ही बना दिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, अदरवाइज ये पेयर्स में होते हैं। तो ये क्रोमोसोमल पेयर्स जो होते हैं,
ये विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि डीएनए की प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन, वो अपना रेप्लिका या अपना कॉपी बनाएंगे और वो कॉपी जो होगी वो इस न्यूक्लियस में ही 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगी तो मतलब ये पूरा न्यूक्लियस जो है वो, ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और फिर उसके बाद उनका सेल डिवीज़न हो जाएगा। तो दे डायरेक्ट द सेल डिवीज़न, जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल डिवीज़न को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, एंड दे आर द फंडामेंटल ऑफ द रिप्रोडक्शन। बेसिकली दिस इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें एक सेल से 2 सेल बनती है। हमने सेल थ्योरी के एक्सपेंशन में देखा था कि 1855 में एक साइंटिस्ट थे रूडोल्फ वर्शो, उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी दिया और उन्होंने कहा ओमनिस सेलुलाe सेलुला, मतलब उन्होंने कहा कि अ सेल ऑलवेज अराइजेज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कंसेप्ट जो है ये न्यूक्लियस से शुरू होता है और न्यूक्लियस में भी डीएनए से शुरू होता है। तो डीएनए से बना हुआ वो इंटेंगल्ड मास जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, वो क्रोमेटिन मटेरियल ही जब कंडेंस हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न तो फिर वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, क्रोमोसोम्स आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड ऑफ डीएनए। आपको जीन, क्रोमोसोम और डीएनए के बीच में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लैरिटी आपको यहाँ पे हर हालत में होना चाहिए। आगे देखें कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का एक से दूसरी जनरेशन में जाना, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और हेरिडिटी। आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे उसके बारे में। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होती है। क्या? ये पहली बात दिमाग में रखो, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स from parents to the next generation in the form of DNA molecules. Chromosomes are composed of DNA and protein. ठीक, DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cell. सेल को बनाने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो DNA मॉलिक्यूल में होती है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। हाँ, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट जो हैं वो जीन हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल? क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. ये बात हम कर चुके हैं ना अभी तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पढ़ लोगे तो जो बातें मैंने अभी आपको समझाई थी वो सारी बातें यहाँ पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आगे बायोलॉजी में कुछ करना है, आपको ठीक से अगर साइंस समझना है, आगे बायोलॉजी में समझो आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, तो भी अप टू क्लास 10th आपको चीज़ें ठीक से समझने के लिए ये फंडामेंटल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, यानी द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स। इट ऑल्सो प्लेज द क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. तो nucleus is number 1 the control and coordination center of the cell, इसीलिए हम उसको brain of the cell भी बोलते हैं। और न्यूक्लियस का जो इम्पॉर्टेंट रोल, दूसरा रोल है, दैट इज सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होना, इसको हम सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। इसी चैप्टर में आगे हम सेल डिवीज़न कैसे होता है उसके बारे में भी बात करेंगे।
In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined. तो फंक्शन तो आपके ये हो गए, दो ही फंक्शन याद रखने आपको न्यूक्लियस के, एक तो वो सेलुलर रिप्रोडक्शन यानी सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द सेल है विच कंट्रोल्स द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इनसाइड द सेल। ये बात क्लियर है? तो आगे बढ़ जाओ और वो बात करो जो हम कल कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट देयर देन द chromatin material will be exposed to the cytoplasm, and such an undefined nuclear region containing only nucleic acids, DNA RNA को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। ये बात हमने कल की थी। सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। हाँ, द सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और प्राइमरी, एंड कैरियोट और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो प्राइमरी या प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला, कम डेवलप्ड से मतलब है प्राइमरी और प्रिमिटिव का। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। द सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। कल हमने उनके बीच में डिफरेंसेस भी देख लिए थे अपनी इस बुक में आके ही। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। यानी कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियोइड हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, बाकी बातें हमने कही थी कि राइबोसोम 70S टाइप का होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन होता है। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आएंगी, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। क्या कि prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cell. eukaryotic cell में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें नहीं होता। इवन प्लास्टिड्स भी होते नहीं हैं। बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी होती नहीं हैं। मैनी ऑफ द functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. यानी जो parts नहीं होते उनका काम साइटोप्लाज्म के पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट्स परफॉर्म करते हैं। द क्लोरोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। देखो ऐसा बैक्टीरिया भी होता है, जैसे एक एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हो। पहले इसको प्लांट समझा जाता था क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है। जो फोटोसिंथेसिस करता है पहले उन सबको प्लांट ही मानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि प्लांट्स वही हैं जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोल रहे हैं, एल्गी तो प्लांट होते हैं लेकिन एक्चुअली वो बैक्टीरिया निकला। हमने देखा कि उसकी जो सेल वॉल है वो तो सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं है। फिर उसको फर्दर और देखा तो पता चला वो तो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो हमने उनको बैक्टीरिया के साथ पे एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं मोनेरा, किंगडम मोनेरा, उसमें रख दिया। और खाना वो अपना खुद का बनाता है। तो केवल प्लांट ही अपना खाना बनाते हैं ऐसा नहीं है। ये भी एक एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकता है, यानी फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। तो द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट विद प्लास्टिड्स। यहाँ पे प्लास्टिड्स विल नॉट बी प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल है, प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट जिस नाम से आप जानते हो उसको, वो प्रेजेंट ही नहीं होता इसमें। क्लोरोफिल फिर भी है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो सैक लाइक, कुछ मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्फाइंड रहता है, भरा हुआ रहता है। हाँ, उनको हम फोटोसिंथेटिक और मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोफिल कहाँ होता है? इनसाइड द मेम्ब्रेनस वेसिकल। मैंने आपको शुरू में भी कहा था छोटे छोटे क्वेश्चंस पे नज़र रखनी है, इसलिए बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो न्यूक्लियस इज द सेंट्रल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। हाँ, एनिमल सेल के सेंटर में लोकेटेड रहता है।
प्लांट सेल में वो एक साइड में रहता है। क्यों रहता है ये आगे बात करेंगे। आज दो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, सेल वॉल और न्यूक्लियस। सेल वॉल में आपने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है, रियो लीफ एक्सपेरिमेंट टू डिस्प्ले प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्लाज्मोलिसिस का आपके स्कूल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बाकी बातें कल करेंगे। कल हम साइटोप्लाज्म और उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।